Good morning students. Today we are going to discuss about digestive system. Digestive system यानी पाचन तंत्र. पाचन तंत्र जैसा कि नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम. पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव मतलब वो सिस्टम जो डाइजेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, डाइजेशन. तो सबसे पहले अपन को देखना है कि डाइजेशन क्या है. डाइजेशन का मतलब पाचन. पाचन है क्या. ठीक है, तो जो भी खाना अपन खाते हैं, जैसे कि आप रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, दाल, जो भी आप चीज़ खाते हो, उस खाने को डाइजेस्ट करने वाले सिस्टम को आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे. तो डाइजेशन की परिभाषा अगर देखें तो एक शब्द में अगर आप देखना चाहें तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. क्या याद रखोगे? बिल्कुल बहुत छोटा सा याद रख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मीन्स ऐसी प्रक्रिया जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, किसका पाचन होना है? खाने का पाचन होना है. तो जटिल खाद्य पदार्थ जो है वो सिंपल. सिंपल का मतलब साधारण. साधारण खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होते हैं. ठीक है, तो आप है ना बिल्कुल एक शब्द में याद रखें कि डाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू द सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स. मीन्स पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल खाद्य पदार्थ साधारण खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होते हैं. अब हमें ये जानना है कि जटिल खाद्य पदार्थ क्या है. तो खाद्य पदार्थ में अगर आप बैलेंस डाइट की बात करें या संतुलित आहार की बात करें तो उसमें मुख्यतः 6 या 7 चीज़ें होती हैं. जैसा कि आप जानते हैं कुछ तो चीफ फूड प्रोडक्ट होते हैं. एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है वसा. ये तो है चीफ फूड प्रोडक्ट्स, मुख्य खाद्य पदार्थ. उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं उसमें आ जाएंगे आपके मिनरल्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, मिनरल्स हो गया. नेक्स्ट अगर बात करें तो वो हो जाएगा विटामिन्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, विटामिन्स. और रफेज या रेसे, सलाद जो आप खाते हो वो, हालांकि उससे एनर्जी कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन रफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ योर बैलेंस डाइट. वो एक बहुत ही मुख्य घटक है जो पाचन में सहायक होता है, पाचन में हेल्प प्रोवाइड करेगा. तो डाइजेशन जो सिस्टम है उसमें रफेज का बहुत बड़ा रोल होता है. उसके अलावा पानी होता ही है. ठीक है ना. तो ये 6-7 चीज़ें जो हैं वो आपकी किसी एक बैलेंस डाइट की घटक होते हैं. ये थोड़ी देर बाद बात करेंगे. उससे पहले अपन ये देखें कि डाइजेशन जो है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में जो परिवर्तित होने की प्रक्रिया है वो कुछ खास प्रकार के केमिकल्स की उपस्थिति में होता है, कुछ खास प्रकार के रसायन पदार्थ है. तो वो जो रसायन पदार्थ होते हैं उनको आप नाम देते हो एंजाइम्स. सुना होगा आप सभी ने एंजाइम सब. तो एंजाइम्स वो केमिकल्स हैं, वो रसायन पदार्थ हैं जो जटिल खाद्य पदार्थों को साधारण खाद्य पदार्थों में, हाँ ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का खाद्य प्रकार है, उसी प्रकार के फिर उस पे काम करने वाले एंजाइम्स होते हैं. जैसे बाय मान के चलो कि प्रोटीन्स जो होती हैं, उन प्रोटीन्स को, क्योंकि प्रोटीन की जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? एमिनो एसिड. ठीक है ना. कोई भी प्रोटीन हो, दुनिया भर की प्रोटीन आपकी बॉडी में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चरल जो यूनिट बनती है वो ज़्यादातर प्रोटीन्स की बनी हुई होती है. और प्रोटीन्स भी अगर इसको देखे जाए तो पॉलीएमाइंस होते हैं. ये क्या होता है? पॉलीएमाइंस मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड्स के मिलने से बनी हुई होती है. तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होता है वो हो जाएगा प्रोटीएज. क्या हो जाएगा? प्रोटीएज.
एंजाइम्स का अगर नाम देखना चाहें तो आप उसमें जिसमें पीछे ASE लगा हो, मान के चलो को एंजाइम है, तो प्रोटीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएज कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड्स, किसमें परिवर्तित हो जाएगा? उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई में। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? एमिनो एसिड। मीन्स बहुत सारे एमिनो एसिड एक साथ मिलकर और क्या बनाएंगे? आपके प्रोटीन्स बनाएंगे। इसी प्रकार अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मीन्स ऐसे अणु जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स का मतलब वाटर, वाटर, वाटर को अगर आप देखें तो केमिकली उसको आप किस नाम से जानेंगे? H2O, H2O। अब अगर इसमें अनुपात देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो 2:1, मतलब 2 इसके परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। अगर इसकी तुलना कार्बोहाइड्रेट से करें, अगर आप सबसे सिंपल अगर कोई शुगर है तो है आपके ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर सूत्र देखें तो C6H12O6, यही है। अब इसमें आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात दिखा, कार्बन को छोड़ दीजिए क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो इसके कार्बन के साथ हाइड्रेट, तो यहाँ पर कितने आए? 12, और इतने कितने हैं? 6। तो अगर इसको निकालेंगे आगे रेशो को तो 2:1, वापस क्या अनुपात है? 2:1 का अनुपात। तो वो किससे मैच कर रहा है? पानी से, ठीक है ना। तो हाइड्रेट्स किसके? कार्बन के। तो ऐसे अणु जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हुए हो उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल यूनिट जो है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या होती है? ग्लूकोज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेटेज, कार्बोहाइड्रेटेज यहाँ से एस हट जाएगा और ASE जुड़ जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेटेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाएंगे? ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें लिपिड्स की या वसा की, घी या तेल जो भी होते हैं वो फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। किसी भी वसा की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स और 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ये सब मिलके और 1 फैट का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो लिपिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज किसमें चेंज हो जाते हैं? फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर चीप फूड प्रोडक्ट की बात करें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इनको पचाने वाले एंजाइम प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेटेज और लाइपेज, ये इसको अपनी सिंपल जो इनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शन, क्रियात्मक और संरचनात्मक क्या ये होती है? जैसे कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज होती है, प्रोटीन की एमिनो एसिड होती है और वसा की वसी अमल होती है। इन सब में ये परिवर्तित कर देता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जटिल मॉलिक्यूल्स है, ये साधारण मॉलिक्यूल्स है। जटिल से साधारण इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अगर इन तीनों का अगर एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, एक नाम देना चाहेंगे तो एंजाइम, ठीक है ना। तो एंजाइम की उपस्थिति में कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पाचन का अगर टाइप देखा जाए, इससे पहले पाचन अपन पढ़े कि कौन से अंग में कौन सा पाचन होता है, उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि पाचन के बेसिकली 2 में बांटा जा सकता है। एक होता है मैकेनिकल और दूसरी कैटेगरी होती है इसकी केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिक मतलब मशीन, मशीन किससे? फोर्स से चलती है, ताकत से चलती है। तो ऐसा पाचन जिसमें ताकत लगाई जाए, जिसमें फिजिक्स काम आ रही हो, ठीक है ना। और केमिकल जिसमें केमिस्ट्री काम आ रही हो, मतलब पाचन एक बायोलॉजिकल चीज है लेकिन उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों काम कर रही है। मैकेनिक, मैकेनिकल, मैकेनिक मतलब यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब यंत्र, यंत्र किससे काम करेगा? किसी ताकत से, किसी फोर्स से, ठीक है ना। तो मैकेनिकल जो डाइजेशन है उसमें अगर आप देखें, अपन सीधा सी बात है, अगर चपाती खाते हैं तो चपाती को हाथ की सहायता से, पहले एक गोल सी बड़ी चपाती है, इस प्रकार से भाई दी मान के चलो कि इस प्रकार से आपके पास चपाती है, ठीक है। इसको आप
इसमें से इतना सा टुकड़ा तोड़ के और अलग करोगे, बाकी चपाती ऐसे कैसे बची रहेगी, ठीक है ना। तो ये जो चपाती को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? हाथ से, और उसमें एक ताकत लगा रहे हो आप, मैकेनिक लगा रहे हो, तो दैट इज मैकेनिक। क्योंकि ये रोटी इतनी बड़ी है तो इससे ये छोटे में परिवर्तित हुआ, लार्ज से स्मॉल या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, तो ये क्या हो गया? पाचन, बड़े से छोटे की तरफ। यही तो अपन ने पढ़ा था ना, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल या लार्ज से स्मॉल की तरफ। तो बड़ी रोटी में से छोटा सा टुकड़ा तोड़ के आपने अलग किया, दैट इज डाइजेशन। ये भी पाचन है, तो इसको आप क्या कहोगे? मैकेनिकल डाइजेशन। इसमें कोई केमिकल काम नहीं आ रहा है, इसमें फोर्स काम आ रहा है, इसमें ताकत काम आ रही है हाथ की, तो ये फिजिकल है, इसलिए इसको मैकेनिकल। अब ये टुकड़ा आपने खाया, खाने के बाद आपके मुंह में गया, मुंह में जब जाएगा तो आप क्या करोगे? इसको चबाओगे। चबाओगे किससे? टीथ की हेल्प से। या कई बार क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे रोटी को रोल कर लेते हैं और टीथ की हेल्प से उससे काटते हैं। यहाँ से कोई भी चीज़ आप है ना रोल करके खाते हो, ऐसे बाहर ना तोड़ के मुंह से ही तोड़ते हो, तो ये जो दोनों टीथ काम कर रहे हैं, वो ताकत लगा रहे हैं, फोर्स से उसको काट के अलग कर रहे हैं, तो वो भी मैकेनिकल डाइजेशन है। आपने एक बड़े से पराठे में से ऐसे छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उसके बाद आप ऐसे ग्राइंड करते हो, उसको चबाते हो, तो चबाने में लिए किसकी हेल्प कर रहे हो? दांतों की और डाढ़ों की, आपके टीथ्स और जो ये सब उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ भी एक ताकत लग रही है ग्राइंड करने में। तो वो डाइजेशन भी कैसा है? मैकेनिकल डाइजेशन। वो भी क्या कर रहा है? आपने एक छोटा टुकड़ा इतना लिया, उसको आप ऐसे बार बार चबा रहे हो, तो उसका एक पेस्ट बना दे रहे हो, तो क्या हो गया? एक छोटे मतलब एक टुकड़े से उसको छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स में आपने चेंज कर दिया, पेस्ट बना दिया, तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ठीक है ना। तो ये भी यांत्रिक पाचन। तो यहाँ तक तो क्या हो गया? यांत्रिक पाचन। उसके बाद ये खाना जब पेस्ट बनता है तो आपकी मुंह में जो लार आती है, वो लार उसके साथ मिक्स होती है, और लार में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, और वो खाने का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर कौन सा डाइजेशन स्टार्ट हो गया? केमिकल डाइजेशन। उसके बाद ये खाना जैसे ही आपकी फेरिंग्स से होता हुआ एसोफेगस से होता है, स्टोमक में जाता है, तो वहाँ फिर एंजाइम्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार का डाइजेशन होगा, जो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर हो रहा है, मतलब जिसको कि आप जैसे चपाती को तोड़ रहे हो हाथ की सहायता से, उसके बाद फिर टीथ से तो काट रहे हो, तो ये तो जाएगा मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें किसी केमिकल का या एंजाइम्स का रोल नहीं है। और उसके बाद जो एंजाइम्स की रोल से कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होगा, उसको बोलोगे आप केमिकल डाइजेशन, ठीक है। तो दो प्रकार का डाइजेशन, मैकेनिकल और केमिकल। अब अपन बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, मतलब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ हो, एक सिस्टम जो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखें तो ये दो भागों में बटा, एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरे होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियां, ठीक है। ये सिस्टम है, दो सब हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सॉरी। अब एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करोगे तो एक ऐसी नली जो माउथ से स्टार्ट होकर और एनस तक जाती हो, एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? माउथ से या ओरल ओपनिंग से, और ख़त्म कहाँ हो रही है? एनल ओपनिंग पे। मतलब ओरल आपके माउथ से लेके और रेक्टम तक की जो स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, आहार नाल मतलब जो खाना जिस नाल में जा रहा है वो नाल, आहार नाल। तो आप इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं अपन? पहला होता है माउथ, माउथ के बाद आएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आएगा एसोफेगस, एसोफेगस के बाद आएगा स्टोमक, स्टोमक के बाद में इंटेस्टाइन आएगी, और इंटेस्टाइन में भी आप सबसे पहले उसको कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरी जो होगी उसको बोलोगे आप लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो लास्ट पार्ट आएगा उसका आएगा रेक्टम। इस प्रकार से एक नली है जो इस ऑर्डर में, इसमें ये अंग अलग अलग अंग है, माउथ एक अलग अंग है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ये एक नली के ही मॉडिफिकेशन से, शुरू में आप जब देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलप होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कहीं एक्सपेंशन होगा,
कहीं वो नैरो होगी, कहीं पर मस्कुलर होगी, कहीं पर उसमें विलाइट्स पाई जाएंगी, कहीं पर वो एंडोक्राइन होगी नेचर में, कहीं बैग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी। तो ये अलग अलग अंग का रूप ले लेती है, सब जिसके सबके अपने अपने काम है। तो ये सारे ऑर्गन मिला के और एक क्या चीज़ बनाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें तो वो खाना यहाँ से एंटर करके और टेट रेक्टम तक जाएगा और उसमें सब में, जैसे माउथ है, माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन होगा, उसके साथ लार जो इसके साथ स्रावित होती है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स की हेल्प से केमिकल डाइजेशन भी होगा। फेरिंग्स वो स्ट्रक्चर है जिसमें किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होगा, लेकिन माउथ से जो खाना आ रहा है उस खाने को एसोफेगस तक ले जाने का काम करेगी। एसोफेगस में भी डाइजेशन तो कुछ नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें म्यूकस सीक्रेट होता है, उस म्यूकस की हेल्प से ये इसको पेरिस्टल्टिक मूवमेंट पाए जाते हैं, मस्कुलर होती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट पाया जाता है, उस मूवमेंट से खाना स्टोमक तक पहुंचाने का काम करेगी। स्टोमक एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, मतलब मोटाई में बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, आमाशय, उसमें खाने का पाचन स्टार्ट हो जाता है, कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है, उसकी हेल्प से खाने का डाइजेशन होता है, दूसरा बॉडी को पता चल जाता है आगे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी खाने का डाइजेशन होता है, उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन का काम होता है। रेक्टम होता है, उसमें जो फीकल मटेरियल होता है या वेस्ट मटेरियल होता है या जिसको कहेंगे अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। कई बार इसमें है ना वाटर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पाई जाती है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे अंग हैं जो मिलके और एक ये पूरी कैनाल बनाने का काम करेगा, जिसको कि एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के अलावा बहुत सारी ग्रंथियां भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये ग्रंथियां ही इसके डाइजेशन में हेल्प करेंगी। तो उसमें अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 3 जोड़े सैलावरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी, लार ग्रंथियां पाई जाएंगी जो कि उसके माउथ में पाई जाती हैं। उसके अलावा स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती हैं जो एसिड सीक्रेट करने का काम करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सम्यूकोसा पाई जाती है जो कि एंजाइम सीक्रेट। उसके अलावा आपके पैंक्रियाज और लीवर, ये दोनों की दोनों ग्रंथियां आपकी एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी होती हैं स्टोमक के पास वाले एरिया में, और ये डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इस प्रकार से सैलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज और लीवर ये ग्रंथियां हैं। इसके अलावा स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अपनी अपनी ग्रंथियां पाई जाती है। ये ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में जानी जाएंगी और ये इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ मिलकर और इस सिस्टम को बनाने का काम करेंगी। तो इस प्रकार से एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाने को डाइजेस्ट करके उसमें से जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं उनको सिंपल फॉर्म में चेंज करके एब्जॉर्ब हो सके या अवशोषित हो सके इस लायक बना के और उसको तैयार करते हैं, जिससे बॉडी को एनर्जी मिले, जिससे बॉडी को प्रोटीन्स मिले, जिससे बॉडी को लिपिड्स मिले, मिनरल्स, विटामिन्स या वाटर कंटेंट्स, जो भी चीज़ें चाहिए वो सब इसके हेल्प से। इससे आगे ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन, इससे आगे अपन माउथ से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ किस ऑर्गन में किस प्रकार से डाइजेशन होता है। थैंक यू वेरी मच।